Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in S2PG College, Phalna. आइए आज अपन प्रकृतिवाद के जन्म के कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकृतिवाद के जन्म के कारण। देखिए, ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने प्रकृतिवाद को जन्म दिया? तो उसमें सबसे पहला जो कारण था हमारा था राज दरबार का अपव्यय, यानी राज दरबार जो था उसमें इतना अधिक खर्चा होने लग गया था, तो उस कारण प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। कैसे? देखिए, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक फ्रांस में लुई वंश का शासन था और इस वंश ने जनता का बहुत अधिक शोषण किया और अपने खर्चों के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए निर्धन जनता का दिन प्रतिदिन बहुत शोषण करता था, उन पर काफी अत्याचार करता था। इस प्रकार धीरे धीरे वहां की जनता इस लुई वंश के राजा से बहुत ही असंतुष्ट हुई और उन्होंने अपनी एक जागरूकता की लहर को दौड़ाया। सारी जनता एकजुट होकर उन्होंने जागरूक हुई और उन्होंने प्रकृतिवाद को जन्म दिया। सेकेंड, अनावश्यक करारोपण। देखिए, दिन प्रतिदिन क्या था, राज दरबार के जो खर्चे थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे। राजा जनता का बहुत अधिक शोषण करता चला जा रहा था और वो अपने सुख साधन, भोग विलासिता की वस्तुओं को पाने के लिए निर्धन जनता पर बहुत ही कड़ी तरीके से करारोपण करने लग गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो गरीब जनता थी उस पर तो बहुत अत्यधिक मात्रा में करारोपण किया जाने लग गया। जैसे कृषक वर्ग है और अमीर वर्ग सुख और चैन से जीने लग गया। किसानों की जितनी फसल होती थी उसका 50% भाग तो ये करारोपण में ही उनसे ले लिया करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे जो कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। नेक्स्ट, वणिकवादी नीति। देखिए, क्या संपूर्ण जो फ्रांस था वो काल्वर्ट वित्त मंत्री के नियंत्रणों से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और फ्रांस में जो काल्वर्ट नीति थी वो दिन प्रतिदिन उसका जो महत्व था दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा था, क्योंकि जो काल्वर्ट था उसने काफी कड़ी नीति बना दी और उसका केवल एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था? सोने चांदी को अधिक से अधिक प्राप्त करना और अपने देश को शक्तिशाली बनाना और आंतरिक व्यापारों की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान ना देना और विदेशी व्यापारों को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाना। तो इस प्रकार से क्या था कि जो अपने देश को अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही थी, तो इस प्रकार इस नीति से जो जनता थी वो काफी असंतुष्ट हुई और उन्होंने आगे चलकर प्रकृतिवाद का साथ दिया। नेक्स्ट, इंग्लैंड की कृषि क्रांति। क्या था, उन दिनों इंग्लैंड में भूमि सुधार जो कार्यक्रम था दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था और ये काफी क्षेत्रों में फैल चुका था। तब जो कैने थे उन्होंने वो इस विचारधारा से काफी संतुष्ट हुए और उन्होंने धीरे धीरे करके कृषि क्षेत्र को भी उन्होंने अपने फ्रांस के अंतर्गत भी कृषि क्षेत्र को बहुत बढ़ाया और वैसे भी उनको कृषि से बहुत अधिक लगाव था और इंग्लैंड की नीति के आधार पर ही उन्होंने अपने फ्रांस के में भी कृषि क्षेत्र को बढ़ाया और धीरे धीरे उन्होंने प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रकृतिवाद का जो संबंध था वो अपन पहले भी पढ़ चुके किससे था? उद्योगों से ना होकर कृषि से था। तो इस प्रकार भी प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। अब आइए अपन प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचारों को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचार। देखिए, सबसे पहला जो प्रकृतिवादियों का आर्थिक विचार था वह क्या था? फर्स्ट, प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत। जैसे नाम से पता चलता है कि जो प्रकृतिवादी थे वो प्रकृति प्रिय थे, वो प्रकृति का शासन चाहते थे। उनका कहना था कि जो प्रकृति है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वो गरीब अमीर निर्धन धनी का वर्ग भेद नहीं करती है और जो प्रकृति है वो सबको समान रूप से देखती है, एक ही नजर से देखती है, हर वर्ग के व्यक्ति को एक नजर से देखती है और सबके लिए समान उत्पादन करती है। तो ये प्रकृति जो है वो किसी प्रकार से भी स्वार्थी नहीं है। जिस प्रकार वणिकवाद स्वार्थी था उस प्रकार से प्रकृति स्वार्थी नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने सिद्धांत को प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत ही कहते थे और उनका जो सिद्धांत था पूर्णतः प्रकृति पर ही आधारित था। यहाँ पर व्यापार को किसी प्रकार का स्थान नहीं देते थे। नेक्स्ट,
उपज। उनका ये मानना था कि जो हमारा कुल उत्पादन होता है और जो कुल लागत है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारी शुद्ध उपज कहलाती है। अगर हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, हमारा उत्पादन बहुत अधिक हुआ है, तो हमें जो हमारा शुद्ध उपज थी वो हमें बहुत अधिक प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से अगर उत्पादन बहुत घटा है तो हमारी शुद्ध उपज हमें बहुत ही कम प्राप्त होगी। नेक्स्ट, संपत्ति का परिभ्रमण। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकृतिवाद के जो नेता और संस्थापक कौन थे? कैने थे। तो प्रकृतिवादी जो नेता कैने थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? उन्होंने अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटा था और 3 वर्गों में उन्होंने अपनी संपत्ति को विभक्त किया। सबसे पहला वर्ग था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग कौन सा है? उत्पादक वर्ग में सबसे जो प्रथम स्थान आता है वो है आपके कृषकों का, क्योंकि जब तक किसान नहीं होंगे, जब तक अपन किसी भी वस्तु का उत्पादन या किसी भी प्रकार का कच्चा माल हमें प्राप्त नहीं होगा, तो क्या किसी भी अगर उद्योगों को भी हम अगर चलाते हैं तो उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। तो जो कृषक वर्ग था वो सबसे प्रथम वर्ग था जिसको कैने ने उत्पादक वर्ग के अंतर्गत रखा। द्वितीय वर्ग जो था संपत्तिवान वर्ग। संपत्तिवान वर्ग कौन सा था? जैसे आपके भूस्वामी है, राजा है, पाद्रियों यानी समाज के वह पैसे वाले वर्ग जो कि समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक राजा है तो वही धन लगाकर अपने देश और प्रजा को आगे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार जो द्वितीय प्रकार का वर्ग था वो अपना पैसा लगाकर समाज को बढ़ाने वाला वर्ग था। नेक्स्ट, जो तृतीय वर्ग था वो था अनुत्पादक वर्ग। कौन सा वर्ग था? अनुत्पादक वर्ग। अनुत्पादक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते थे? देखिए, उद्योगपति, घरेलू नौकर, मजदूर, कलाकार। इस वर्ग के अंतर्गत क्या था? इस वर्ग में जो वस्तुएं ये लोग बनाते थे, इस वर्ग में जिस भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, उस वस्तुओं की खासियत थी, उन वस्तुओं का सारा समाज उपयोग करता था। तो ये वर्ग जो था ये खुद उत्पादन करता था और इनकी बनाई हुई वस्तुओं से पूरे समाज पूरा समाज उन वस्तुओं को अपने प्रयोग में लेता था। नेक्स्ट, मूल्य संबंधी विचार। देखा जाए तो प्रकृतिवादियों ने मूल्य के ऊपर कोई ज्यादा बड़े विचार नहीं दिए हैं और इन्होंने कोई इतने वैज्ञानिक विचार नहीं दिए हैं। देखा जाए तो इन्होंने केवल जो अपने विचार थे वह अधिकतर उत्पादन पर दिए हैं। फिर भी आगे चलकर इन्होंने मूल्य को 2 वर्गों में बांटा और पहला वर्ग था आपका आधारभूत मूल्य। ये वह मूल्य था जो कि लागत पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु की लागत पर जो मूल्य पाया जाता है उसे हम आधारित मूल्य कहते हैं। दूसरा वर्ग जो था इसका वो था प्रचलित मूल्य। ये कौन सा मूल्य है? ये क्रेता और विक्रेताओं के बीच जिस दर पर मोल भाव होता है, क्रेता और विक्रेताओं के बीच जिस दर पर मोल भाव होता है उसको हम प्रचलित मूल्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जो उनके आर्थिक विचार थे मजदूरी, जनसंख्या तथा ब्याज संबंधी विचार। उन्होंने मजदूरी, जनसंख्या और ब्याज पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो जो सबसे पहला विचार है वो कौन सा था? मजदूरी। उनके अनुसार क्या था? जो मजदूर है, मजदूर को अपनी आवश्यकता अनुसार मजदूरी मिल जाती है और उस समय जब फ्रांस में जो मजदूरों को जो मजदूरी दी जा रही थी वो उनकी आवश्यकता अनुसार दी जा रही थी। जितना वो कार्य करते थे, जितनी उनकी आवश्यकता थी, उसके आधार पर ही फ्रांस में उनको मजदूरी दी जाती थी। तो उनका कहना था कि मजदूर जितना कार्य करता है उसके आधार पर उसे मजदूरी दे दी जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या। देखिए, उनका मानना था कि जब कृषि उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता है, कृषि उत्पादन जब बहुत अधिक बढ़ता है तब जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक होती है, और जब कृषि उत्पादन घटता है तो जनसंख्या में वृद्धि धीरे धीरे कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसका ये कारण था कि अगर जब उत्पादन अधिक होगा तो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, उन्हें जनसंख्या बढ़ने का कोई डर नहीं रहेगा। उन्हें ये पता है कि अगर हमारे घर में कोई नया बच्चा जन्म आता है तो हम उसका पेट भर सकते हैं। इसी प्रकार अगर उत्पादन कम होगा तो उन्हें ये लगेगा कि जब हम लोग अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो हम नए आने वाले बच्चे को पालन पोषण कैसे करेंगे। तो इस प्रकार इसमें ये था, जब कृषि बढ़ेगी तो
जनसंख्या बढ़ सकती है, और जब कृषि उत्पादन घटेगा तो जनसंख्या का स्तर ऑटोमेटिकली अपने आप ही घटता चला जाएगा। नेक्स्ट, ब्याज। ये शुद्ध उपज व मूल्य पर निर्भर करता था। जितनी आपकी उपज अधिक होगी उतना ही आपको ब्याज अधिक मिलेगा, जितनी उपज आपकी कम होगी उतना ही आपको ब्याज कम मिलेगा। आइए अब अपन नेक्स्ट प्रकृतिवाद का व्यवहारिक पक्ष पढ़ेंगे, यानी प्रकृतिवाद किन पक्षों से बहुत व्यवहारिक कहना है, ऐसे कौन से पक्ष थे, ऐसे कौन सी बातें थी जिनसे वह प्रकृतिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाया और उसका क्या व्यवहारिक पक्ष था, उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो व्यवहारिक पक्ष था वो था व्यापार संबंधी विचार। देखिए इनके जो व्यापार संबंधी विचार थे वो कैसे थे कि इन्होंने व्यापार को हमेशा वांझ समझा। वांझ मतलब कि वो किसी भी प्रकार का पैसा उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी प्रकार का अतिरेक उत्पन्न नहीं कर सकता। उनका मानना था कि अगर हम किसी से विनिमय करते हैं, अगर अपन ने किसी व्यक्ति से कोई वस्तु ली है और उस वस्तु के बदले अपन ने कुछ धन प्राप्त किया है, तो हमें उस चीज के बदले में कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जितना दिया है उतना ही हमें प्राप्त हुआ है, तो ये केवल एक विनिमय का साधन है। तो इस प्रकार से जो व्यापार एक छलावा है और व्यापार में हमारे देश को ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए ये लोग कृषि करने पर और एक प्राकृतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर अपने विचार को आगे बढ़ाते थे, और ये व्यापार की अपेक्षा कृषि को आगे बढ़ाने में अपना महत्व प्रदान करते थे। सेकेंड, राज्य में सरकारी विधान को कम करना। ये लोग जो थे वह राज्य में जो अनचाहे कानून थे, जिनसे राजा आए दिन नए नए कानून बनाकर जनता का शोषण करता था, उस कानूनों को खत्म करना चाहते थे और कहते थे कि केवल राज्य में वही कानून लागू किए जाने चाहिए जो बहुत जरूरी है और जो वास्तविकता में जनता के लिए काफी उपयोगी है, और उनके जीवन को सुधारने में सहायक है, उन्हीं कानूनों को रखना चाहते थे और बेकार के कानूनों को ये लोग बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते थे। इस प्रकार से ये बेकार के कानूनों को समाप्त कर देना चाहते थे। नेक्स्ट, उत्तराधिकार का अधिकार। ये राजपक्ष के राजशाही पक्ष के थे। इनका मानना था कि अगर राजा की मृत्यु होती है तो उसके बाद में उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। किसी भी अन्य रिश्तेदार को या किसी भी अन्य व्यक्ति को उसकी जगह पर नहीं बिठाया जाएगा। राजा की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, और ये इनका उत्तराधिकारी का अधिकार था। और इस प्रकार से ये अपनी व्यवस्था को केवल अपने ही देश में और अपने ही समाज के लोगों को ये अपनी व्यवस्था में आगे से आगे बढ़ाना चाहते थे। ये किसी अन्य समाज को या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह पर नहीं स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट, करारोपण संबंधी विचार। देखिए, जो राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य काज की आय के लिए उस समय केवल एक ही साधन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, आय का एक ही साधन सबसे प्रमुख था, वो था आपका करारोपण। तो उस समय के जो विचारधारा के लोग थे उनका मानना था कि अगर राज्य में आय की प्राप्ति करनी है तो हमें करारोपण लगाने होंगे, और ये लोग निर्धन जनता पर करारोपण नहीं करना चाहते थे। ये केवल भूमिपति, भूस्वामी और भूमि पर ही कर लगाना चाहते थे, क्योंकि ये वर्ग जो था ये थोड़ा अमीर था और इनको इस भूमि से काफी आय प्राप्त होती थी। तो ये केवल भूमिपतियों पर कर लगाकर आय को, राज्य के लिए आय प्राप्त करना चाहते थे, जिससे अपन अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपत्ति। ये जो थे ये व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। किसान को शुद्ध उपज का साधन मानते थे और भूस्वामी बिना परिश्रम के आय प्राप्त करता था, इसलिए उसे परजीवी मानते थे। इनका क्या मानना था कि वास्तविकता में देखा जाए तो व्यक्तिगत संपत्ति का मालिक कौन है? कृषक है, क्योंकि वो दिन रात उस भूमि पर अपना कार्य कर रहा है। केवल भूमिपति तो क्या है, केवल बिना परिश्रम के पैसा कमा रहा है, मेहनत किसान की है और वो बैठा बैठा खा रहा है, तो उसे बिना परिश्रम के पैसे प्राप्त हो रहे हैं और वो सुखमय जीवन जी रहा है, इसलिए ये उसको परिजीवी मानता था और वास्तविकता में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकारी कृषक को मानता था। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।